अब यहाँ पे वाई सो मेनी रिपल्स क्वेश्चन है, तो जैसे हम लोग पत्थर एक ही जगह फेंकते हैं, यहाँ पे फेंके, लेकिन रिपल इतना सारा बन गया, काहे? तो कारण वही है कि जहां पत्थर फेंके उसके बगल वाला एनर्जी पहले गेन किया, तो एक बार जो है आपका वेव फ्रंट बना, फिर हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया वेवलेट बनाया बॉल के जैसा, और फिर वो क्या हुआ, अपने वेवलेट को जब उसके ज्वाइन करेंगे उसके पाथ को, तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा, फिर इसका पॉइंट नया वेवलेट बनाएगा, और जब नए वेवलेट के पाथ को फिर से ज्वाइन करेंगे वेव फ्रंट, और ये हमेशा आगे की ओर क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए एक बार पत्थर फेंकिए, एक एक करके रिपल जो है बनता है वन बाय वन, और उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, और जो एनर्जी का प्रोपेगेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल proposed by Christian Huygens in 1678 is fundamental concept in wave theory that explain how wave propagate is state that, इस सब का कोई काम नहीं है, पॉइंट दोनों समझ लेते हैं, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आता है। क्या पॉइंट्स है? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जो वेव फ्रंट आपका बनेगा, जो वेव फ्रंट आपका बनेगा, ये मान के चलिए वेव फ्रंट बना, तो इसका हर पॉइंट एक सोर्स है किस चीज का? वेवलेट का ऐसे बनेगा, ये वेवलेट बनाएगा। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एक्ट एज अ सोर्स, लाल कर लेते हैं, सब पे चलेगा। सेकेंडरी वेवलेट दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में होगा, विथ द सेम स्पीड एज द ओरिजिनल वेव, जितना ओरिजिनल वेव यहां से निकला होगा उसी स्पीड से ये क्या होते चलेगा, आगे बढ़ते चलेगा, बनाते चलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द न्यू वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय इनवेलप या टैंजेंट ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट, यानी जितना भी वेवलेट बना था उस पर टैंजेंट बनाइए, तो इसका टैंजेंट ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, अब इसी को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, दूसरा वेव फ्रंट। फिर जो नया वेव फ्रंट बना उसका हर पॉइंट सोर्स का काम करेगा, यही नियम है हाइजन का, हर पॉइंट सोर्स का काम करता है, और फिर उसके टैंजेंट को जब मिलाइएगा तो फिर एक वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसका जो है नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, बढ़ते चलेगा। इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, और प्रोपेगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये रूल एकदम गांठ बांध लीजिए। अब यहां से हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव करना हम लोग सीखेंगे। डिराइव करना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिखा दिया गया कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। काहे, क्यों होता है कांस्टेंट? कौन बोला? हाइजेंस का प्रिंसिपल बोला, वेव का थ्योरी बोला, इसलिए हम लोग जो है इसको डिराइव करेंगे। अब तक केवल डायरेक्ट यूज करते थे हम लोग, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, कैसे होता है, इसका यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग को वही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है कि जो वेव है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? वेव फ्रंट के, यानी वेव जा रहा है अगर ऐसे, तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, वेव ऐसे जाएगा, वेव फ्रंट ऐसे परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जो है बना लेते हैं, मान के चलिए इसको मिटाते हैं। ये है हमारा कोई मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये लाइन ऊपर में है मीडियम 1 और नीचे में है मीडियम 2। ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट है v1, नीचे में स्पीड ऑफ लाइट है v2। मान के चलिए कि दो वेव आ रहा है, तो दो वेव हम ऐसे बनाते हैं इस तरह से। अब ये क्यों बना रहे हैं ये तुरंत समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, नहीं इसमें नहीं समझ में आएगा, क्या है कि हो गया गड़बड़, समझ में अब आएगा। आप लोग लग रही तो वही बना दिए सारा, वही नहीं बना है, एक ही बार में घुमाना होता है, बिना हाथ उठाए रेक्टेंगल बनाए वो काम किए। तो दो वेव ऐसे आ रहा है, एक वेव ये, दूसरा वेव ये, और ये है उसका वेव फ्रंट जिसके ये परपेंडिकुलर आगे बढ़ रहा होगा, इधर उधर हर तरफ परपेंडिकुलर। अब जो है मान के चलिए कि जो ये आपका दोनों वेव है ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये आगे की ओर कुछ ऐसे बढ़ते हुए आ रहा है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एकदम आगे बढ़ते हुए आ रहा है, आगे बढ़ते 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 टकरा गया मीडियम से।
मीडियम से जब टकराया है तो दोनों वेव का कंपैरिजन आप समझिएगा कि जब ये मीडियम से टकराया तो दोनों वेव एक साथ नहीं टक्कर मारा है, एक पहले ही पहुंच गया है, ये यहां पहले पहुंच गया, यानी ये दूसरा मीडियम में पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा। इसी वजह से होता है रिफ्रैक्शन कि कुछ वेव पहले ही पहुंच जाता है या कुछ बाद में आता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑब्लिकली ही पॉसिबल है। इसीलिए सीधा रिफ्रैक्शन कभी नहीं होगा, अगर इसको सीधा करेंगे तो सब एक के बार में आएगा, तो कोई रिफ्रैक्शन कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहां स्पीड बदलेगा तो इसलिए बेंडिंग होगा, इसका स्पीड अभी नहीं बदलेगा तो ये क्या होगा, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे यहां तक आएगा। तो जब ये यहां पे टकराया मीडियम पे तो क्या सीखे हैं हम लोग कि हर मीडियम का हर पॉइंट एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो यहां पे फिर से क्या होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि नया वेव बनेगा। तो हम लोग मान के चलिए ऐसे बना लेते हैं, नया वेव फ्रंट बनेगा। तो एक नया वेव फ्रंट बना लिए हम लोग इस तरह से कुछ, ये जो है क्या हो गया, न्यू वेव फ्रंट हो गया। अब नए वेव फ्रंट में क्या होगा, हम लोग एक नॉर्मल भी बना लेते हैं, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, डिजाइन से बनाएंगे तब ना मजेदार रहेगा। ये हो गया, पर नॉर्मल बना लिए। यहां पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रे में आएगा बेंडिंग, तो ये ऐसे जा रहा था तो मान के चलिए ऐसे आएगा, और यहां पे हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर यहां से एक टेंजेंट बनाए हम लोग तो टेंजेंट जो है ऐसे बनेगा, टेंजेंट उतना दूर नहीं बनता है, अगर पेंसिल से बनाएंगे ना तो एकदम ऐसे बनेगा टेंजेंट, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे बनेगा, यहीं पे इस लाइन पे ही मिलेगा, इसके लाइन पे। तो ये एक ट्रायंगल यहां बनता है ऐसा, ये वाला ट्रायंगल। और टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री। जो आपका नॉर्मल है तो ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री में से इधर कितना है r है, तो ये बच गया कितना 90 माइनस r, और ये है 90 माइनस r, ये है 90, तो यहाँ जो एंगल आएगा वो आ जाएगा r। उसी तरह से ऊपर में यहाँ I है और ये है पूरा क्या, ये था 90, तो ये I हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस I हो जाएगा, और ये पूरा भी 90 है इधर नॉर्मल के होने की वजह से, तो ये जो एंगल है इधर वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, ये भी आपका I हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री को समझ गए, नहीं भी समझे तो लिख दीजिए ना कि यहाँ I है वहां R है, अब समझने का दिन गया कि पूरा ज्योमेट्री एक्सप्लेन करा। इसे भी इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं आता है कि कैसे हुआ बताइए, सिंपली जो है कहता है कि वैल्यू पे पहुंचना है। तो ये आपका हो गया I और यहाँ पे हो गया R, ये दोनों ट्रायंगल को करना है सिमिलर। तो पॉइंट A मान लीजिए, इसको A डैश मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग में साइन थीटा का वैल्यू निकाल देना है, सीधा बात यही है। साइन है भाई साइन आर निकालना है तो साइन थीटा निकालिए। तो यहाँ पे ये है आपका I, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, तो साइन I बराबर, इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर है ये वाला, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये आ रहा था वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर। तो थीटा है यहाँ पे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ए बी बाई, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओ बी, और साइन एच बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, साइन एच नहीं साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से यहां है आर और यहां है 90, तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यानी ओ ए डैश बाई ओ बी, ओ ए डैश बाई ओ बी। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, तब जो है बढ़िया से और दिखेगा डेराइवेशन। चलिए साइन आई बाई साइन आर अब करना है, तो कर दीजिए, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी बाई ओ बी, डिवाइड में उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ओ बी बाई ओ ए डैश, ओ बी कट गया, तो बन गया आपका क्या, साइन आई बाई साइन आर बराबर ए बी बाई ओ ए डैश। अब ए बी का वैल्यू और ओ ए डैश का वैल्यू निकालना है,
तो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस भी जानते हैं, तो बस इसी का वैल्यू यहाँ पे लगा देना है। इस मीडियम का स्पीड है v1 और टाइम यहाँ से यहाँ नेम लग रहा है टाउ मान के चलिए, उसी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, जिस टाइम में ये वाला इधर से इधर पहुंचा है उसी टाइम में ये वाला इधर से इधर पहुंचेगा, तो ये भी टाउ हो जाएगा। वैल्यू लिखते जाइए, रट्टा मारते चलिए। अब 2 दिन का समय है, समझने का है नहीं, बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट मार दीजिएगा, बता देंगे, पूछ लीजिएगा, पर्सनली भी पूछ सकते हैं कभी हमसे। तो v1 इंटू टाउ हो गया, v1 टाउ, वैल्यू डाली ए बी का साइन आई बाई साइन आर बराबर ए बी हो गया v1 टाउ, और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी है v2 इंटू टाउ हो जाएगा, टाउ से टाउ कट गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर हो गया v1 बाई v2। स्पीड के रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। ये इसी को हम लोग जो है इसी को हम लोग जो है स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ, और यही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरह से जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइवेट कर सकते हैं हम लोग। इतना लिखिएगा, पूरा 3 या 5 जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको मिल जाएगा। इधर भी करके दिखाया हुआ है सेम चीज, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं।